मित्रों, आज हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं ITR-1 ओल्ड रिजीम में कैसे भरते हैं। इसको आज के टॉपिक में सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था कि ITR-1 का न्यू रिजीम कैसे भरते हैं। तो हम लोग पहले जाएंगे पोर्टल पर, incometax.gov.in पर जाएंगे, इसको इंटर करेंगे। यहाँ पर फिर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम अपना पैन फिल करेंगे और इसके बाद पासवर्ड इंटर करेंगे। आगे कंटिन्यू, फिर अपना पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड फिल करके फिर कंटिन्यू। अब आगे हमने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ आएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपना असेसमेंट ईयर, करंट ईयर, ऑनलाइन, कंटिन्यू, और यहाँ से हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं। इंडिविजुअल, कंटिन्यू, अब ITR फॉर्म अपना सेलेक्ट करेंगे, ITR फॉर्म 1। यहाँ पर ITR-1 कौन कौन लोग भर सकते हैं, ये पिछली क्लास जो हम लोगों ने पिछला सेशन लिया था इसमें डिस्कशन किया था। हम इसमें फटाफट 1 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं। फॉर इंडिविजुअल रेजिडेंट, जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं है, और हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्स इंटरेस्ट एटसेट्रा की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A में जहाँ तक की इनकम एग्जेम्प्ट है 1.25 लाख, और एग्रीकल्चरल इनकम 5000 रुपये तक अगर है तो आप इसको ITR-1 भर सकते हैं। बाकी डिटेल में आप जो हमने न्यू रिजीम वाला वो सेशन दिया है वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम इसको प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड विद ITR-1। यहाँ पर लिखा लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर इस पोर्शन को भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है पिछली क्लास में डिटेल में, कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक लिमिट, या बेसिक लिमिट का मतलब हुआ कि 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए तक अगर है तो सॉरी तो रिटर्न नहीं भरना है, उसके ऊपर है तो आपको ITR भरना है। बाकी इन पॉइंट्स पर हमने अपनी पिछली सेशन में पिछली क्लास में डिस्कशन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। ये ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपने ढंग से देखा नहीं है तो उसको पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे हम करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से हम डिटेल पे आएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऊपर है, यहाँ देखेंगे। यहाँ आप ये देख लीजिएगा कि वो एम्प्लॉय किस कैटेगरी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है। अगर नौकरी में है ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर वो पेंशनर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या PSU के, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अदर पेंशनर है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। या कोई भी किसी विडो को या किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी की डेथ हो जाने के बाद अगर मिलता है तो वो आपका यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है। और या इस तरीके से अगर इसमें से नहीं है तो हम अदर्स पे जाकर के क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), इसका मतलब हुआ कि रिटर्न हम टाइम से भर रहे हैं। तो इस बार जो हमें टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से 15 सितंबर का समय दिया गया है, तो हम 15 सितंबर तक ITR फिल कर सकते हैं। अगर लेट हो जाएगा उसके बाद तो ये 139(4) बिलेटेड रिटर्न में आएगा। बाकी रिवाइज्ड, अगर मान लीजिए कुछ गलती हो गई तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। बिलेटेड अपडेटेड रिटर्न है 139(8)A। ये किसी भी व्यक्ति की जो टाइम बीत जाने के बाद आता है पेनल्टी के बाद भी, तो उसको हम भरते हैं। फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, या अगर आपको कोई नोटिस दी गई उसके अंतर्गत आप रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं तो इस सेक्शन में देखेंगे, जिस सेक्शन के अंतर्गत नोटिस आई उसमें भी फिल करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है डू यू विश, हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या हम सीखने जा रहे हैं। हम सीखने जा रहे हैं कि ओल्ड रिजीम में हम कैसे रिटर्न फाइल करेंगे। तो हमारी जो स्कीम दी गई अभी वो डिफ़ॉल्ट स्कीम है न्यू रिजीम। तो पूछ रहा है कि क्या आप इसको ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो उसने ऑटोमेटिक नो पे टिक किया है, लेकिन आपको तो करना ही है।
तो आप एस कर दीजिए। यहाँ पर आपने एस भर दिया। अब बैंक डिटेल आप देख लीजिए भरी है कि नहीं, हाँ वैलिडेटेड है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ इसको कंफर्म कर देते हैं। तो हमारा एक सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं ग्रास टोटल इनकम। तो अभी बहुत से लोगों का हमारा भी अभी अपडेट नहीं हुआ है। जो रिटर्न लेट से भरी गई है 30-31 मई को, तो उसकी अभी पूरी डिटेल भरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ आ गया तो ठीक है, नहीं तभी 2-4-6 दिन इंतज़ार कर लीजिए। तो हम आएंगे सैलरी पर, अगर कुछ नहीं आ रहा तो हम अपनी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ हम अपनी एक कोई एज्यूम कर लेते हैं, 760 भर देते हैं। ये क्या है, सैलरी है। इसके बाद परक्यूजिट्स अगर है कुछ आपका तो सेक्शन 17(2) में फिल करेंगे, अगर नहीं है तो इसको 0 कर देंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जैसे मान लीजिए कि आपको नोटिस पीरियड में काम नहीं कर रहे फिर भी कोई पेमेंट हुआ, इस तरीके जो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के बदले में, सैलरी नहीं लेकिन सैलरी के बदले में आपको मिल रहा है, तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी पर फिल करेंगे। बाकी अगर कंफ्यूजन है, आप बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप वीडियो पर कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है, डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप, हमें नहीं अभी ऐड नहीं करना। अगर आपको है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इनका इनका कोई डिटेल भरना है तो आप भर सकते हैं। हम अगर नहीं भरना तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। आगे लिखा है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट की इनकम है तो उसको फिल करेंगे। आगे यहाँ पर दिया है एग्जम्प्ट अलाउंसेस, यहाँ ध्यान देने की बात है। पहली चीज, अगर हम कोई भी अलाउंस एग्जम्प्ट यहाँ फिल करना चाह रहे हैं तो उसकी पहली बात यह है कि हमारी वो इनकम यहाँ पर ऐड हुई होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक बार पहले ही यहाँ पर ना जोड़ें सैलरी की डिटेल में और यहाँ भी आकर के उसको एग्जम्प्ट कराने के लिए फिल करें, तो ये गलत होगा। क्योंकि जो ऐड है वही तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस, अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम की अपेक्षा भरने में थोड़ा सा मेहनत का काम है, तो इसको आप ढंग से सीख भी लीजिए। लीव ट्रेवल कंसेशन असिस्टेंस क्या भरना है, तो अगर ये आपको पैसा मिला हुआ है एलटीए का, तो आप देख लीजिए कि क्या कुछ हमारा एग्जम्प्ट होता है, वो उसका रूल दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। डाउट होगा तो बताइएगा, कमेंट करेंगे तो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। रेमुनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल बाय वाट एवर नेम कार्ड, किसके द्वारा, एन एम्बेसी या हाई कमीशन के द्वारा जो प्राप्त होता है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं अगर उनको कुछ रेमुनरेशन मिला है तो वो एग्जम्प्ट है, कहाँ तक है वो आप देखिएगा। जहाँ तक है वही फिल करेंगे, सारा नहीं भरना, चूंकि हम एग्जम्प्ट अलाउंस की बात कर रहे हैं। अलाउंसेस आर परक्यूजिट्स किसको दे रहे हैं, जो भारत के बाहर काम कर रहे हैं उनको अगर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट होता है, इसलिए यहाँ दिया गया है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी अगर कोई है तो यहाँ आप फिल करेंगे, उसकी भी कैलकुलेशन आपको सेक्शन 10 क्लास 10 में दिया गया है। जी हाँ, ये सेक्शन 10 के बाद क्लास 10 ही पढ़ा जाता है, यहाँ सब सेक्शन नहीं होता सेक्शन 10 में। नहीं तो आप सोचेंगे गलती से पढ़ गए और बैठ के कमेंट करना चालू करें काम छोड़ करके। कम्यूटेड पेंशन, रिटायर हो जाने के बाद में आपने एक साधारण भाषा में सुना होगा कितने परसेंट लोगों ने पेंशन बेच दी, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। उसकी भी एक कैलकुलेशन होती है कि ग्रेचुटी पा रहे हैं तो कितना छूट मिलेगी, नहीं पा रहे हैं तो कितना मिलेगी। अर्न लीव, अर्न लीव वो लीव होती है कि आपको अगर छुट्टी नहीं दी गई है तो उसके बदले में जो अर्न लीव दी जाएगी वो कितनी एग्जम्प्ट हो सकती है। यहाँ लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, अर्न लीव इनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट, यहाँ रिटायरमेंट वाली ही भरनी है। क्यों, क्योंकि अगर आपको नौकरी में रहते हुए वो इनकेस की जाती है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, तो सिर्फ ऐड होगी जाकर के सेक्शन 17(1) में, ना कि यहाँ पर भरी जाएगी, तो एग्जम्प्ट नहीं होती है। एग्जम्प्ट रिटायरमेंट के समय पर होती है। ये फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो सेक्शन 10 क्लास 10 बी का जो दिया गया है ये कंपनसेशन के संबंधित है। अमाउंट,
हाँ, डिटेल हम ये इसको नहीं करा रहे, नहीं तो एक एक टॉपिक पढ़ाने में 20-20 मिनट 33 मिनट का ये पूरा इनकम टैक्स का सैलरी चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, कई घंटे का काम है। नहीं तो कोई कहे क्यों छोड़ छोड़ चले जा रहे हैं, किसी की ज़रूरत होगी तो बताइएगा। सेक्शन 10 क्लास 10C अमाउंट रिसीव्ड रिसीवेबल वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट पे पाए हैं उसकी कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर फिल करेंगे, उतना ही अमाउंट फिल करेंगे जो एग्जाम पोर्शन होता है। सेक्शन 10 क्लास 10CC टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, इसको फिल करेंगे। अब आता है ये देखिए आ गया कंटिन्यू सेशन। अरे भाई अभी तो हम सेशन चला ही रहे हैं, कंटिन्यू सेशन की क्या बात है, ये सब सॉफ्टवेयर में कौन से लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आइए सेक्शन 10 क्लास 13 है, सबसे मजेदार टॉपिक, अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, मतलब जो आपको हाउस रेंट मिल रहा है वो कितना एग्जिम्ट होगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं, इन्होंने यहाँ क्लिक किया। अब ये कह रहे हैं प्लीज फिल शेड्यूल सेक्शन 10 क्लास 13A टू क्लेम HRA। तो ये आपको नीचे दिया गया शेड्यूल 10 का, ये HRA का शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्लेस ऑफ वर्क, तो आप यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्क सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने मेट्रो सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कितना HRA आपको मिला है, सपोज दैट कि मिला है 10,000। एक्चुअल रेंट पेड, कितना रेंट आपने किराए में भुगतान किया है, कितना पैसा किराया दिया है, 15,000। फिर ये कह रहे हैं आप अपनी बेसिक सैलरी बताइए। चलिए बेसिक सैलरी मान लीजिए 60,000 है। फिर अब यहाँ आगे कह रहे हैं डियरनेस अलाउंस भर दीजिए, डियरनेस अलाउंस लिख दीजिए 20,000, ये भर दिया गया। अभी दोबारा से आपसे कह रहे हैं 50% या 40% आप सैलरी यहाँ फिल कर दीजिए। तो 50% लेना है या 40% डिपेंड करता है। इस पॉइंट पर क्या है डिपेंड करेगा, जी नहीं, प्लेस ऑफ वर्क पे डिपेंड नहीं करता। ये लिखा ना, ये देखिए, अरे आ गया, प्लीज सेलेक्ट मेट्रो ओनली इन केस ऑफ बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली मद्रास, इन केस ऑफ ऑल अदर सिटीज प्लीज सेलेक्ट नॉन मेट्रो। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का क्या मतलब रहा, कुछ दिख तो रहा नहीं, इससे कुछ हुआ तो नहीं। और मैं बताना चाहूँगा कि प्लेस ऑफ वर्क नहीं लिया जाता है, जो एक्ट में दिया गया है वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस दिया गया। ए पर्सन वर्किंग इन दिल्ली एंड रेजिडिंग इन नोएडा, then he is eligible only 40% of deduction, not 50% of deduction, it is clear cut mention। तो ये देखने की बात होगी। फिलहाल ये आप देख लीजिएगा, इसकी हम एक अलग से भी वीडियो बना के डालेंगे। तो अगर वो मेट्रो में रह रहा है, मैंने प्लेस ऑफ वर्क नहीं एज्यूम किया, इसको ये एज्यूम कर लिया है कि इज रिजाइडिंग इन दिल्ली, दिल्ली में अगर वो रह रहा है तो किसका, इसका 80,000 का कितना 50%, 50% कितना होगा 40,000। एक और बात कहना है, इन्होंने सैलरी की डिफिनीशन में दो बातें यहाँ लिखी, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, गेस्टेशनर्स डुप्लीकेटर वर्सेस CIT का केस है, जिसमें सैलरी में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, प्लस अगर क्या कहते हैं कोई कमीशन उनको फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर दिया गया तो भी जुड़ता है। इसका भी कॉलम यहाँ से नदारद है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये होता है, मैंने बता दिया। वैसे मैं इस पर, इस टॉपिक पर एक अलग से क्लास बनाऊंगा, डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इसको हमने सेव कर दिया और अब हमें मान लेते हैं कि इनकम पूरी हो गई। इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल ये आप भर लीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट आती है तो देख लेना, अगर कोई लोन, ये तो लोन वाला खुल गया। फिर यहाँ से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप फिल कर लेंगे।
ये हम लोगों ने पीछे वीडियो में भी देखा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सपोज करिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए एरियर अनरियलाइज रेंट कुछ है, एरियर ऑब्लिक अनरियलाइज रेंट, इसका मतलब होता है कि कुछ बकाया है या कुछ आप वसूल नहीं पाए हैं, तो उसको अगर बकाया है तो यहाँ पे भर दीजिएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला इस तरीके का, तो इसको जीरो कर दीजिएगा। आप इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, क्या बारोड कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट है? अगर है तो आप फिल करिएगा उसका। लोन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, बैंक या अदर जगहों से लिया गया। नेम ऑफ द बैंक, या वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। लोन अकाउंट नंबर ऑफ बैंक इंस्टीट्यूशन क्या है। किस दिन लोन का सैंक्शन हुआ है, टोटल अमाउंट लोन का कितना है, और इन ईयर के एंड में मतलब इस बार के लिए 31 मार्च 25 को कितना बैलेंस था और उस पर इंटरेस्ट कितना लगा, ये फिल करेंगे। हमने यहाँ मान लिया कि इस पे कुछ कोई डिटेल नहीं है तो इसको बैक कर दिया। अब हम आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इंटरेस्ट कुछ अपने आप दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड कितना मिला है, ऐड। अब यहाँ से देखिएगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कितना है, वो आप यहाँ भरेंगे। इसके बाद सोचिए जरा कि अगर मान लो सेविंग अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होगा तो क्या करेंगे, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोनों एक जैसा ट्रीट नहीं होता है, दोनों के बारे में अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग भर दीजिएगा, जितना भी आया होगा, मान लीजिए 500 है, 590 हो गया, चलो 590 से सेव कर दिया। इसके बाद में हम आते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा एग्जेम्प्ट इनकम, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जिस पर कि टैक्स नहीं लगता है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम 5000 तक है तो 5000 भर दीजिएगा। बाकी अगर सही में आप आईटीआर फिल करना चाहते हैं तो टैक्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग जुगाड़ टेक्निक से करते हैं, वो वाला काम मत करिएगा। पता चलता है कि अपना काम कर रहे हैं तो अपने पर पेनल्टी आई, और अगर दूसरे का कर रहे हैं तो उस पर आई 2 करोड़ 2.5 करोड़ की। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल, ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। मान लीजिए कि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट थी जिसको कि आपने सेल किया, कितने में सेल किया, 2 लाख में। अगर इसको आपने 50,000 में खरीदा था तो ये यहाँ पर इंटर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो टैक्स आएगा 150 से ज़्यादा का है। कंफर्म करने चले, इसने मना कर दिया। तो आप अगर सपोज करिए कि ऐसा, इसको ठीक करना पड़ेगा, 1 लाख तक है, 1 लाख है, अब 125 तक है। अब इसको अगर आप कंफर्म करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। डिडक्शन 80C मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन है, सब लोग इसको जानते हैं, ऐड करिएगा। लेकिन इस बार पेपर लेके बैठना पड़ेगा, टेलीफोन पे बात करके बात नहीं बनेगी। तो अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन सपोज करिए कि 1,20,000 है, ये आप कैलकुलेट कर लेना। लेकिन मिलेगा जिससे आप मान लीजिए पॉलिसी से कर रहे हैं, पॉलिसी नंबर या जो भी जिस भी चीज़ का है उसका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर या होगा डॉक्यूमेंट का, वो आपको यहाँ पर फिल करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 80cc पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, यहाँ पर भी आप अमाउंट भरेंगे और मान लीजिए कि 23,000 रुपये है। जैसे आप यहाँ पर अमाउंट क्लिक करेंगे, देखिए प्रान ऑफ द टैक्स पेयर खुल करके आ जाता है। ये क्या, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, परमानेंट रिटायरमेंट का नंबर होता है, जो कि यहाँ आ जाता है। वो आपको सही सही होगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वैलिडेशन लगा होता है। 80 CCD 1
80CCD1 में जो आपका एनपीएस में पैसा कटा हुआ है उसकी 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, वो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ भी भरेंगे तो प्रान यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, प्रान ऑफ द टैक्स पेयर। 80CCD1 भी यहाँ पर भी जैसे आप इसको करेंगे कि इस पर 50,000 तक का होता है, जैसे फिल करेंगे अमाउंट एक भी लिखा आपने, देखिए लिखते ही ये आपका खुल करके आ गया, एडिटेबल मोड में आ गया, ये नहीं तो नॉन एडिटेबल मोड में था। फिर 80CCD2 यहाँ पर आप आएंगे तो आपके एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पर फिल किया जाता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके एम्प्लॉयर का 14% तक का कंट्रीब्यूशन और अदर देन गवर्नमेंट 10% तक का कंट्रीब्यूशन एलिजिबल होता है। 80CC ये अग्निपथ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है। आगे बढ़िए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो है आपको यहाँ पर भी इस डिटेल को फिल कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए लिखा है जो कि आपने बीमा कराया है, उन हेल्थ स्वास्थ्य बीमा कराया उसके लिए की बात है। तो अभी एस करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो डेट आपकी चेक कर लेता है। यहाँ नो करते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ से डिटेल आप फिल करेंगे, नेम ऑफ द इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी नंबर और कितना अमाउंट है, ये आप डिटेल पूरी भरेंगे। तो मतलब पेपर लेके बैठेंगे, नहीं तो बात बनेगी नहीं। अगर पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो फोन करके पूछ के काम नहीं चलेगा, नंबर गलत हो जाएगा, दिक्कत होगी। कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ ये हो गया। डी डिडक्शन, डिटेल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पर भी आप सेलेक्ट करेंगे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी और विद जो अधिक डिसेबिलिटी हो गई सेवर डिसेबिलिटी, उन दोनों में से आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। देखिए जैसे सेवर क्लिक किया तो 1,25,000 आया, और अगर आपने नॉर्मल डिसेबिलिटी किया तो 75,000 तक की छूट मिलेगी। तो ये भी आप फिल कर लेना, बाकी पूरी की पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तो ये सब थोड़ा सा सहज नहीं रह गया है, लोग सहज समझते थे लेकिन अब सहज नहीं है। डीडीबी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, जो स्पेसिफाइड डिसीज है रूल 3A है शायद उसका, उसमें दिया गया अगर उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके कॉलम को यहाँ पर उसके अमाउंट को भरने के लिए दिया गया है। टाइप ऑफ यूजर सेलेक्ट करेंगे, अपना है या खुद या डिपेंडेंट है, और सेल्फ आर डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब एक 60 साल के नीचे वाले, फिर वो 60 के ऊपर वाले। आगे बढ़ते हैं। 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन के आप MBA करने गए, इंजीनियरिंग करने गए, इसके लिए आपने लोन लिया, तो उसके लिए जो भी आप लोन लेते हैं उसकी पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, तो आपको वो इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट के साथ बैठिए, पहले से ले लीजिए ताकि लेट ना होने पाए। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं तो उसकी डिटेल आप भरेंगे। सिलेक्ट ऑफ टेकन, कहाँ से लिया है, बैंक से लिया है, बैंक का नाम भरेंगे। सभी चीज़ें ये देखिए पूरी डिटेल दी गई है। अकाउंट, लोन अकाउंट नंबर, किस दिन सेंक्शन हुआ है, कितना लोन है, कितना आउटस्टैंडिंग है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और इंटरेस्ट की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी छूट मिलेगी आपको। 80G डोनेशन टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, तो कुछ 50% के डोनेशन डिडक्शन में होता है और कुछ 100% के होता है, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। रेंट पेड, ये रेंट पेड 80G उन लोगों के लिए है जो HRA नहीं पाते हैं, ये उनके लिए ये सेक्शन अप्लाई होता है। जो HRA पाते हैं, HRA पाने वालों के लिए सेक्शन 80G अप्लाई नहीं होता है। सर्टेन डोनेशन फॉर इस साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट,
साइंटिफिक रिसर्च में अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो ये कॉलम उसके लिए है, पूरी डिटेल के साथ में दिया गया है। पेन ऑफ डोनी, एड्रेस, नेम ऑफ डोनी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से किस कैटेगरी में आता है, तो ये पूरी डिटेल, पूरा कागज लेके बैठिएगा। पहले जैसा नहीं है कि आपने सिर्फ पेन भरा और आगे बढ़ गए। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन दिया तो उसको भर सकते हैं। 80 TTA का इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलती है। ये जो सेविंग बैंक में आपका पैसे से इंटरेस्ट मिला हुआ है उसकी छूट यहाँ से मिलती है, वो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पूछेगा कितनी छूट आपको लेनी है, तो आप देख लीजिएगा जितना मिला है 10,000, अगर उससे अधिक है तो आपको छूट नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 10,000 मिलती है। इसके बाद 80U पर्सन कितने परसेंट डिसेबल है उस पर छूट मिलती है। सेल्फ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करिए कैसी है, तो आपको उस हिसाब से देखिए 75,000 मिल गया। तो यहाँ पर अदर्स के केस में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, UDID नंबर अगर अवेलेबल है तो देना है। यहाँ देखिए स्टिक नहीं लगा हुआ, स्टार नहीं बना हुआ है। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट सब डिडक्शंस की ही हैं, और ये आपको नई स्कीम में नहीं मिलती है, पुरानी स्कीम में ही मिलती है। हम लोगों ने ये पूरा का पूरा कौन कौन सा डिडक्शन मिल सकता है इस पर डिस्कशन कर लिया। अब हम इसको कंफर्म करेंगे, आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखते हैं टैक्स पेड कितना है। तो टैक्स पेड अगर है तो डिटेल चढ़ी है तो ठीक है, नहीं चढ़ी है तो आप यहाँ पर आएंगे और अपनी पूरी डिटेल चढ़ा देंगे। क्या 10 ऑफ डिडक्टर क्या है, नेम ऑफ डिडक्टर क्या है, इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी कितना है, और टोटल TDS कितना है। ये TDS सैलरी वाला था, ये डिडक्टेड एट अदर सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा बाकी जो है यहाँ पर आएगा, इसमें बाकी सारे हेड आएंगे। 10 उसका नाम। अब यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ तो 192 ही था। अब यहाँ पर जिस सेक्शन में कटा है वो आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। कितनी ग्रास रिसीट है वो करेंगे। ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन क्या है, 24-25 है। टैक्स डिडक्टेड का अमाउंट कितना है और कितना आपको इस साल क्लेम करना है, ये सारा आप फिल करेंगे। अगर मान लीजिए आपका अधिक बनता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स उसका पेमेंट करेंगे, और यहाँ पर ई पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ उसकी डिटेल आप चढ़ाएंगे। और अगर ई पेमेंट करने के बाद भी नहीं आता तो यहाँ आकर के अपनी डिटेल चढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही फिर वेरीफाई और टैक्स डिटेल, आप ये देखिए सब कैलकुलेशन दिया गया है, कितना कितना बन करके आ रहा है, ये आप देख लीजिए। फिर यहाँ से कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करते ही ये कहेगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो अब इसमें टैक्स लायबिलिटी आ रही है, अभी डिटेल इस पर सही नहीं थी, मतलब जो जिसकी रिटर्न भरी गई है उसकी डिटेल एकदम कंफर्म नहीं है, तो प्रोसीड टू वैलिडेशन हम नहीं कर रहे हैं। जब आप प्रोसीड टू वैलिडेशन करें, वेरिफिकेशन करेंगे तो आगे जाएगा, फिर टैक्स का अमाउंट आएगा, कितना आपको जमा करना हो आप जमा कर दीजिए, इसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिख करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लिख के पूछेंगे तो आपको जवाब पक्का दिया जाएगा। ज़्यादा दिक्कत वाला टॉपिक होगा तो उसके लिए नया वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।